हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग आज टॉपिक जो करेंगे वो होगा नेशनल है, राष्ट्रीय। इससे पहले दो वीडियो गई है वॉल्यूम 10 की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बिहार के टॉपिक को। ठीक है, बहुत प्रश्न थे बिहार से, आई थिंक 60 के आसपास प्रश्न थे, नहीं 61 प्रश्न थे। दो टॉपिक में हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बिहार को कवर किया है। ठीक है, अब जो है हम लोग करने जा रहे हैं नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, तो ये भी आपकी आएगी, दो वीडियो में ये भी आएगी, क्योंकि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर भी आई थिंक ठीक ठाक होगी। कितना है देख लेता हूँ। 57। यहाँ पर भी प्रश्नों की फाइल से 57 की गई, तो 30 आज करेंगे और 30 कल करेंगे, दो वीडियो में कवर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, राज्य का संग्रहालय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो राज्य संग्रहालय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो राज्य संग्रहालय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया युग युगिन भारत संग्रहालय पर। युग युगिन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली के कहां पे किया गया? भारत मंडपम में किया गया। ठीक है, इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य हितधारकों के बीच में आगामी संग्रहालय के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा करना तथा इसे विश्व स्तरीय संग्रहालय के रूप में विकसित करना है। विकसित करने के लिए अपने बहुमूल्य विचार विमर्श प्रदान करना। ठीक है, युग युगिन भारत संग्रहालय रासीना हिल्स नई दिल्ली के पास में स्थित है। ठीक है, केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा पुनः विकास परियोजना के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार नई दिल्ली में रासीना हिल के पास में स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक क्षेत्र में युग युगिन भारत संग्रहालय स्थापित कर रही है। ठीक है, इस संग्रहालय 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बन जाएगा। नाम क्या रहेगा इस संग्रहालय का? युग युगिन युग युगिन भारत संग्रहालय। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पे इसका सम्मेलन आयोजन किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, क्या बताएंगे? दिल्ली। तो भारत मंडपम में। ठीक है, ध्यान रखना भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो युग युगिन भारत संग्रहालय रासीना हिल नई दिल्ली के पास में स्थित है। ठीक है, मतलब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का जो ऑफिस जो खाली हुआ है ना, इसको नए जगह पे शिफ्ट हो रहा है, पता है ना? नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का जो ऑफिस जो खाली हुआ है, उस सबको नया क्या चीज में परिवर्तन कर रही है सरकार? म्यूजियम बना दिया है। ठीक है, तो उसको म्यूजियम बना दिया है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। कितने वर्ग मीटर में होगा? तो 1,54,000 वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, स्कूली स्कूली छात्रों के लिए 10 बैगलेस डे होगा। क्या बात है, मतलब बैग लेके ही नहीं जाना है, मजे ही मजे। ठीक है, तो इसके लिए छात्रों के लिए ध्यान रखना है 10 बैगलेस डे होंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों पर शैक्षणिक दबाव कम करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको संक्षेप में हम लोग एनसीईआरटी कहते हैं, ने 10 बैगलेस डे का प्रस्ताव दिया है। इन 10 दिनों का उद्देश्य व्यवहारिक शिक्षा और व्यावसायिक अनुभव को प्रोत्साहित करना है। बैगलेस दिवस का मुख्य लक्ष्य शिक्षा को पारंपरिक कक्षाओं से बाहर ले जाना है। ठीक है, इससे छात्रों को अपने समुदाय के साथ बातचीत करने और भविष्य की नौकरियों के लिए व्यवहारिक कौशल सीखने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कितना बैगलेस डे बनाने के लिए घोषणा की है? कितने बैगलेस डे? 10। 10। कितने बैगलेस डे का? 10। और किस उम्र के बच्चों के लिए होंगे? ठीक है, सॉरी, किस क्लास के बच्चों के लिए होंगे? तो क्या बताएंगे? 6 to 8। हम लोग इसमें नहीं आएंगे, नहीं। कश्मीर को मिला विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र। ठीक है, कश्मीर को क्या मिला है? विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र मिला है कश्मीर को। कश्मीर विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। ठीक है, तो कश्मीर विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर में शामिल होने वाला कैमा देश बना है? क्या कैमा देश बना है? तो सॉरी, कैमा शहर बना है भारत का, क्या बताएंगे? चौथा शहर बना है। तो इससे पहले कौन कौन था? ठीक है, तो जयपुर है, इसमें जयपुर का जयपुर है। ठीक है, मामलापुरम है। ठीक है, मैसूर है। ये 3 पहले से थे, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक आपका जयपुर है। ठीक है, एक जो है आपका मामलापुरम है। कहाँ पे पड़ता है मामलापुरम? ठीक है, एक है आपका मैसूर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब इसमें कौन शामिल हो गया? तो कश्मीर भी शामिल हो गया। तो भारत का क्या बन गया? कश्मीर। तो भारत का क्या बना? शिल्प बिल्कुल ठीक है, शिल्प सबसे पहले भारत का कौन था? भारत का सबसे पहले जयपुर है। ठीक है, जयपुर सर को ये कब शामिल कश्मीर किया नहीं गया? है। सर ये कश्मीर नहीं है तो श्रीनगर है सर। अरे वही कश्मीर, श्रीनगर। श्रीनगर, चलो ठीक है। तो ध्यान में रखना है, राजस्थान के जयपुर और तमिलनाडु को मामलापुरम को 2015 में शामिल किया गया था।
जिसमें जयपुर शामिल हुआ था, तमिलनाडु के मामलापुरम को 2015 में, कर्नाटक के मैसूर को 2018 में शामिल किया गया था। ठीक है, जयपुर, मैसूर और कश्मीर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त है, जबकि मामलापुरम को इसके पत्थर शिल्प, ठीक है, पत्थर की नक्काशी के लिए विश्व शिल्प शहर के लिए मान्यता दिया गया। कश्मीर शहर को, यहाँ पे कश्मीर लिख रहा, पागल हो गया ये, ठीक है, कश्मीर शहर को श्रीनगर होगा एक्चुअल में, ठीक है। कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कितने शहर है इसमें? विश्व शिल्प शहर में 4 है। ठीक है, कौन कौन है? जयपुर है, मामलापुरम है, मैसूर है और आपका श्रीनगर शामिल हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे देखो जो प्रश्न जो हमारे सामने जो दिख रहे हैं। हाँ, 2021 में कश्मीर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को की रचनात्मक शहर के रूप में भी मान्यता दी गई। ठीक है, अगेन कश्मीर कश्मीर, ठीक है, क्या होगा? श्रीनगर होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बनेगा एशिया का सबसे लंबा रोपवे। रोपवे समझते हैं ना क्या होता है? ठीक है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए जो रास्ता जो होता है उसको रोपवे कहते हैं। ठीक है, सर अब तो शहर में भी बनता है। क्या? अब तो शहर में भी रुपये बनता है। हाँ, अब तो शहर में ही बनने लगा। बनने का तो कहीं भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए वैसे जगह रोपवे का प्रयोग किया जाए। विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे लंबा रोपवे कहाँ पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश के शिमला में बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तारा देवी और शिमला के बीच में बनने वाले रोपवे की लंबाई कितनी? 13.79 किलोमीटर होगी। ओ माय गॉड, इस पे डर भी लगता होगा ना। ठीक है, तो 13.79 किलोमीटर की लंबाई होगी, जो कि मतलब दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे लंबा है। ठीक है, शहर के 15 स्टेशनों को इस रोपवे से जोड़ा जाएगा। इस मार्ग को पैदल तय करने में ध्यान रखें कितने देर लगते थे? 10 घंटे लगते थे। ठीक है, लेकिन अब कितने देर लगेंगे? तो मात्र 40 मिनट में तय किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो पहले 10 घंटे लगते थे, अब इसको 40 मिनट में तय किया जा सकता है। किसके किसके में? तो तारा देवी और शिमला के बीच में, तारा देवी और शिमला के बीच में। ठीक है, तारा देवी और शिमला के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखना। और लंबाई कितनी होगी? तो 13.79 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। ठीक है, पहली एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र, ओ माय गॉड। ठीक है, तो एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की बात करेंगे तो देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोला जाएगा। ठीक है, तो देश का पहला आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है, क्या बताएंगे? ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ठीक है, इस एआई केंद्र के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आंगनबाड़ी की दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट केंद्र एआई आधारित डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचेगा। आंगनबाड़ी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु देखभाल का एक केंद्र है। बच्चों की भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 1975 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। यह केंद्र हर गांव में 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जो कि उनका अधिकार भी है। ठीक है, अगर आप सीडीपीओ बन जाएंगे तो प्रत्येक आंगनबाड़ी से 1000-2000 रुपये हर 15 दिन पे वसूली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है। एक सीडीपीओ में पैसा बहुत है सीडीपीओ के। ठीक है, मतलब एक सीडीपीओ जितना अर्न करता है। डाले हैं सीडीपीओ। हमको पता था, बोलिएगा। ठीक है, इस सब मुद्दा जब भी आता है ना, पिंकी कुमारी जी की आवाज आता है। ठीक है, राजनीतिक मुद्दा पे। बाकी प्रश्न का उत्तर नहीं आता आपके तरफ से। हाँ, सीडीपीओ का फॉर्म भरने पे 12 सीट है, लेकिन हाँ भर देंगे तो 600 रुपया एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनको भरना होगा भरिएगा, लेकिन ऑप्शनल चेंज हो जाता है। ठीक है, सीडीपीओ का जो फॉर्म जो डाल रहे हैं उनका ऑप्शनल अलग से भरना पड़ेगा। साइकोलॉजी है, होम साइंस है, और क्या था यार? भी है, सोशियोलॉजी भी है। ठीक है, एक और भी है, कुछ 4 ऑप्शनल का ऑप्शनल है यहाँ पे। ठीक है, LSW है सर, LSW। हाँ एलएसडब्ल्यू, बिल्कुल एलएसडब्ल्यू है। ठीक है, ये चारों ऑप्शनल को लेकर आप भर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, सीट बहुत कम है। चलिए, तो इसको आप ध्यान में रखना है। ठीक है, सीडीपीओ तो भारत में आंगनबाड़ी के का मुद्दा है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत भ्रष्ट होते हैं सीडीपीओ ऑफिसर, बहुत भ्रष्ट होते हैं। ठीक है, बहुत राजनीतिक बहुत मुद्दा भ्रष्ट नहीं है। हाँ, लेवल 9 का क्वेश्चन हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे जो है ना, वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, लेकिन ये सब प्रश्न आएंगे ना, तो उसमें से है एक प्रीति कुमारी करके आती है, वो नहीं आती है, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं है। एक वो हो गया, 2-4 और है। तो जब भी ये सब मुद्दा अगर कभी क्लास में बोल, तुरंत उनका रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो हम तो आज से थोड़ी नहीं, इनसे मतलब ये लोग बहुत पहले से जुड़े हुए, सच्चा से जानते हैं।
तो उन लोग का जवाब आता है सीडीपीओ, ध्यान में रखिएगा। तो हाँ, 1975 में शुरुआत की गई थी। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विभिन्न सुविधा प्रदान करना है, तो ये आपका डीपीएसपी का भी हिस्सा है ना? डीपीएसपी में है ना, 6 वर्ष तक के बच्चों को राज्य जो होगा क्या करेगी? आर्टिकल 45 का जो है 0 से 6 आर्टिकल 45 में है ना? हाँ ठीक है, 6 से 14 में आपको क्या हो जाता है? 0 से फंडामेंटल 6 ड्यूटीज भी है। राइट। बिल्कुल। हाँ, तो फंडामेंटल राइट में भी, डीपीएसपी में भी है, और क्या बोलते हैं ड्यूटीज में भी है, तीनों में शामिल किया गया एजुकेशन को। ठीक है, नए 3 आपराधिक कानूनों के लिए एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया है। जाहिर सी बात है भाई साहब, पहले वाला सब खत्म हो गया तो लोगों को समझने बुझने में भी दिक्कत होगा। कोई मतलब सडन कोई नया दरोगा है, उनके सामने चला गया केस लिखवाने के लिए, अब उसको समझ में नहीं क्या लगेगा, कौन सा एक्ट लगेगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए क्रियान्वयन के लिए ई साक्ष्य, ठीक है, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है। चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई होगी जहां तीनों कानूनों का 100% क्रियान्वयन होगा। ठीक है, सिखाया जाएगा लोगों को। ई साक्ष्य ऐप क्या करेगा? तो ई साक्ष्य के साथ जांच अधिकारी आवश्यकता अनुसार अपराध स्थलों की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें ले सकते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने पर सारी जानकारी सुरक्षित रूप से साक्ष्य लॉकर में भेज दी जाएगी और इसे आरोप पत्र से जोड़ दिया जाएगा, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालत को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इन रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरों को अभियोजकों और बचाव पक्षों के वकील के द्वारा उपयोग के लिए डाउनलोड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो काफी बढ़िया है। तो 3 नए आपराधिक कानूनों ऐप को लॉन्च किया, कहाँ पे? चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, न्याय श्रुति क्या करेगी? तो न्याय श्रुति इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अदालती सुनवाई की भी सुविधा प्रदान करेगा। यह स्वचालित प्रणाली पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक और निर्दिष्ट पहुंच बिंदुओं से जुड़ी होगी। ई समन क्या होगा? तीसरा एप्लीकेशन ई समन कानूनी आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक्स अनुपालन से भी संदर्भित है। ठीक है, भारत 2040 तक कामकाजी आयु वर्ग की आबादी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो भारत में 2040 तक कामकाजी आयु वर्ग की आबादी मतलब क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, कामकाजी आयु वर्ग कब से कब तक मानी जाती है, तो क्या बताएंगे? 15 से 59। 15 से 59। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो भारत में 2040 तक कामकाजी आयु वर्ग की आबादी बढ़ जाएगी। एडीबी का रिपोर्ट है। एडीबी रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन की बात करेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, जबकि चीन और जापान जैसे देशों में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या घट रही है। स्टेटिस्टिका के रिपोर्ट के अनुसार 2011 में भारत में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या की कुल जनसंख्या के 60% से अधिक थी। रिपोर्ट के अनुसार ध्यान में रखना है, यह प्रतिशत 2031 में 65.1% से थोड़ा कम होकर 2036 में 64.9% हो जाएगा। स्टेटिस्टा एक जर्मन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डेटा एकत्र करने और विजुअलाइजेशन में अग्रणी है। ठीक है, तो ध्यान में भारत में वर्किंग पॉपुलेशन की बात करेंगे, हमारी वर्किंग जनसंख्या जो होगा आगे चल के बढ़ेगा और 2040 तक जाते जाते अप्रोक्स 2036 का डाटा दिया है 64.9 हो जाएगा। मतलब अप्रोक्स में मतलब 100 में से 65 लोग जो होंगे वो काम कर सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया 9 अगस्त से 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने और सेल्फी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। हर घर तिरंगे को 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया। किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था? संस्कृति मंत्रालय सर। कोई मंत्रालय नहीं था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत सरकार का अभियान था ये। इस अवसर पर संसद सदस्यों को द्वारा आयोजित एक विशेष तिरंगा बाइक रैली 13 अगस्त 2024 को प्रातःकाल 8 बजे दिल्ली में आयोजित होगी। ठीक है, यह रैली भारत मंडपम प्रगति मैदान से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, तो हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण इस बार सेलिब्रेट किया गया, तो क्या बताएंगे? ठीक है, तीसरा था। ठीक है, तीसरा 2022 में पहला, 2023 में दूसरा, 2024 में तीसरा। ठीक है, भारत बांग्लादेश सीमा निगरानी के लिए विशेष समिति की गठन की गई। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा रेखा है, सॉरी भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं है, और भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ तो पाकिस्तान के साथ था, बांग्लादेश के साथ आगे गया। बांग्लादेश के साथ भी है, जब बंटवारा हुआ था 47 में।
0 डिग्री लाइन किसके साथ है? 0 डिग्री वही होगा 0 डिग्री लाइन होगा। बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, केंद्र सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पे मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति में 5 सदस्य है। ठीक है, अतिरिक्त महानिदेशक बीएसएफ पूर्वी कमान को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को मतलब क्या करना है? सुनिश्चित करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे बांग्लादेश की, बात करेंगे सीमा हमारे साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा 5 भारतीय राज्य से लगती है। मैं इसको आसान तरीका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची के 4 राज्य हैं। ठीक है, 6 शेड्यूल में है ना भाई? यस सर। इसको आप याद रखना। ठीक है, पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेश का हिस्सा, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। ठीक है, ध्यान रखना, शुरू से ही था। तो पता है 1905 में विभाजन भी हुआ था, बाद में जाके उसको रद्द कर दिया गया था। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ध्यान में रखना, 6वीं अनुसूची के जो 6वीं अनुसूची के जो राज्य जो है वो इससे मैच करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, और बात करें इसकी टोटल सीमा कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। हमारी सबसे ज्यादा सीमा की बात इन्हीं के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ कितना सीमा लगता है बताइए छाया कुमारी जी, कितना सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ? 23 3 जा 69। ठीक है, चीन के साथ 3488, भूटान के साथ 699। ये गलत हो गया क्या? ये एक बार चेक करना इसके साथ कितना है। ठीक है, 3488 तो चीन के साथ है, और इनके साथ है पाकिस्तान, नेपाल के साथ 1751 है। ठीक है, और 4096.7 इसके साथ है। 2300 कुछ है ना पाकिस्तान के साथ, चेक कर लेना। पाकिस्तान के साथ 3488 तो चीन के साथ है आई थिंक। सर नेपाल के साथ 3000 कुछ 1751 नेपाल के 1751 है नेपाल के साथ। चीन के साथ, इसके साथ कितना है? 3300 के आसपास है ऐसा। बिहार का है नेपाल के 700 कुछ। 3300 होगा शायद, 3300 कुछ। 3323। 3323, 3323 है, सॉरी 3323। ठीक है, और 3488 किसके साथ है? चीन के साथ। ठीक है, और 699 भूटान के साथ, 1751 नेपाल के साथ, 4096.7 बांग्लादेश के साथ। म्यांमार बच गया, म्यांमार के साथ कितना है? म्यांमार के साथ याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राज्य अमेरिका, देख रहे हैं मतलब कुछ भी लिख दे रहा है, राज्य अमेरिका, समझे क्या हुआ इसका मतलब? ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है सिर्फ बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है, फिर मेघालय है, फिर मिजोरम है, फिर असम है। ठीक है, असम का सर्वाधिक कम सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक सीमा लगता है। ठीक है, ध्यान में रखना। म्यांमार के साथ नहीं मिला, कितना है? इंडिया म्यांमार का है सर 1021 माइलेज, 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर, बिल्कुल 1643 किलोमीटर है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में मौलिक अधिकार पाकिस्तान के साथ कितना? 3423 किलोमीटर। 3323। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम शायद अफगानिस्तान का ही है ना। वो भी हमारा जो पीओके को जो पकड़ के जो रखे हुआ है ना, पाक ऑब्जर्व कश्मीर जो है पीओके से लगता है। ठीक है, 106 किलोमीटर। हाँ पीओके हमारा ही है। ठीक है, तो उससे लगता है अफगानिस्तान का सीमा। ठीक है, अब आते हैं पाठ्य पुस्तकों में मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को एनसीईआरटी की कक्षा 3 एवं 6 के सामाजिक विज्ञान के पुस्तकों से हटाया गया है। अच्छा, हटा दिया गया। प्रस्तावना के बदले इन कक्षाओं के पुस्तकों में प्रथम पृष्ठ में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, चैप्टर से हटा दिया गया है और उसको, ठीक है, प्रथम पुस्तक का जो प्रस्तावना नहीं था, अरे किताब खोलते हुए प्रस्तावना मिलता था ना, ठीक है, तो उस पे उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है। ये 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर मकान बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करी। इस योजना के अंतर्गत 2.3 लाख करोड़ रुपए की, ठीक है,
सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, मतलब एक आदमी को नहीं मिलेगा इतना। केंद्रीय मंत्रिमंडल 3 करोड़ अधिक ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान निर्माण की सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, शहरी भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिससे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHU के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स कहते हैं, ठीक है, 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फलों और सब्जियों की फसलों से वायरस से होने वाली बीमारियों से निपटना है, ठीक है। इस मिशन के अंतर्गत पूरे भारत में 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह क्षेत्र विशिष्ट स्वच्छ पौधों की किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करके भारत भर में विविध कृषि जलवायुकरण स्थितियों को भी संबोधित करेगा, ठीक है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को क्या की गई है? मंजूरी दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे, इस परियोजना से फलों और सब्जियों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ाने में मदद मिलेगा। मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया, ठीक है। केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना तथा गांवों को ऊर्जा आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भरता बनाना है, ठीक है। यह विकास PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का हिस्सा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। ये योजना किसका हिस्सा है? तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का हिस्सा था। PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना 15 फरवरी 2024 को हुई थी, ठीक है। इस योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी? कितने यूनिट है? 300 यूनिट। तो ध्यान रखना 300 यूनिट की बात करेंगे, इसमें मुफ्त बिजली आपको मिलेगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 26-27 तक सौर छत्र क्षमता का विस्तार करना है और आवासीय घरों को स्वयं बिजली उत्पन्न करने का सक्षम बनाना, ठीक। कोई आदमी लगाए क्या इसको? और ये अयोध्या से शुरू हुआ था ना? हाँ, अयोध्या से शुरू हुआ था, ठीक है। किन्हीं ने लगाया नहीं है इसे? अगर आइडिया होगा तो बताइएगा, मैं सोच रहा हूँ लगाने का। आप लगवा लीजिए सर, अच्छा रहेगा। नहीं, इसका कुछ वो है कि आपका इतना वो होना चाहिए, वोल्टेज कहते हैं कि इतना, मतलब आप खर्चा करें जितना उतना उसके अकॉर्डिंग मिलता है, क्राइटेरिया अलग है। ये इसके सब्सिडी आवाज अच्छा है ही, सर। अंजलि जी आपका आवाज ही तो नहीं इतना हुआ था। हार्ड है। अच्छा, ये जोर से बोलती है। ठीक है, देखेंगे इसका तरीका है। यूट्यूब पे फायदेमंद लग रिव्यू रहा है। बढ़िया नहीं है सर। तो सरकारी 2 योजना किलो है तो में उसी तो हिसाब से जाएगा। रहेगा। अच्छा, हाँ, तो पैसा पहले लेता है ना, बाद में धीरे धीरे चुक जाता है, नहीं? हाँ सर, वो बाद में अकाउंट में। सिलेंडर वाला पैनल भी स्कीम इसका है। सही नहीं मिलता सर। नहीं, अब सही है, अच्छा। पहले था 2-3 साल पहले था। अच्छा, देखेंगे उसको, ठीक है, मैं सोच रहा था लगाने का। चलो, 61 फसलों के 109 उन्नत किस्में जारी की गई, ठीक है। तो 61 फसलों के कितने उन्नत किस्में जारी की गई? 109 उन्नत किस्में जारी की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के 61 फसलों के 109 उन्नत किस्में जारी की। इस पहल का उद्देश्य देश में कम भूमि से उत्पादन क्षमता और किसानों की आय को दुगुनी करना है। इसमें धान की 9 किस्में हैं, गन्ना और तिलहन की 7-7 किस्में तथा बागवानी फसलों की 40 किस्में शामिल है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की गई, जिसमें अकेले धान की 9 किस्में हैं, गन्ना और तिलहन की 7 किस्में हैं, बागवानी फसलों की 40 किस्में हैं, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, कर्जन के शासनकाल में। फिलहाल ये कहाँ पे है, ये पूसा? दिल्ली में, दिल्ली में चली गई सर। मतलब ठीक है, तो दिल्ली में चला चली गई गया। है, ठीक है। वैसे ये पूसा कहाँ पे था? समस्तीपुर में, ठीक है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल। वायुसेना और सेना ने मिलकर पैराड्रॉप ऑपरेशन के तहत लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पे स्थित क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब पहुंचा है, ठीक है। तो 15,000 फीट की ऊंचाई स्थित क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को पहुंचाया है, जो कि दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल होगा। आरोग्य मैत्री क्यूब दुनिया का पहला एयर लिफ्टेड
पोर्टेबल अस्पताल है जिसको आराम से ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये कहीं भी आपातकालीन सेवा प्रदान कर सकता है। जरूरत पड़ने पर मात्र 12 मिनट में हेल्थ क्यूब से अस्पताल बनाया जा सकता है। इस अभियान ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्रभावी मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। ठीक है, वायुसेना ने क्यूब को हवाई मार्ग से लाने और सटीक ढंग से पैराड्रॉप करने के लिए अपने उन्नत सामरिक परिवहन विमान C-130J सुपर हरक्यूलियस का प्रयोग किया। हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हरक्यूलियस हेलीकॉप्टर है, इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल की बात करें, उसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, ध्यान रखिए, ये दुनिया का पहला एयर लिफ्टेड पोर्टेबल अस्पताल है। इसको 15,000 की फुट की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र में इसको भी पहुंचा दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे 8 नई राष्ट्रीय स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 नई राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को निर्माण को मंजूरी दी है। एकीकृत परियोजनाओं में भारत के विभिन्न भागों में कुल 936 किलोमीटर नई सड़क निर्माण शामिल है। सरकार ने इन पहलों के लिए 50,655 करोड़ रुपए का पर्याप्त बजट भी आवंटित किया है। इन परियोजनाओं को देश से अलग अलग हिस्सों से लोगों का समय बचेगा, शहरों की दूरी कम होगी तथा ईंधन की भी बचत होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 8 नई राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मतलब क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना 8 नई हाई स्पीड कॉरिडोर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की यात्रा हुई। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देश गई है, जिसमें से फिजी है, न्यूजीलैंड है, तिमोर लिस्टे यात्रा संपन्न हुई। ठीक है, तिमोर लिस्टे की राजधानी जानती क्या है? दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी यात्रा के पहले चरण में फिजी का दौरा किया तथा फिजी के सांसद को संबोधित किया। वह अपने दौरे से दूसरे चरण में न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। वेलिंगटन के रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। ठीक है, पुष्पांजलि भी अर्पित की तथा अंतिम चरण में तिमोर लिस्टे का दौरा किया। यात्रा तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की यात्रा हुई। कौन कौन देश है? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लिस्टे। ठीक है, आज मैं थक गया पढ़ा के। सिनेला दर्रा और ठीक है सरुताला बुग्याल टेक ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो सिनेला दर्रा की बात करेंगे, ध्यान में रखना है सिनेला दर्रा और सुरुताल बुग्याल ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, सिनेला दर्रा और सुरुताल बुग्याल ट्रेक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से लगे 2 महत्वपूर्ण घाटियों को जोड़ने वाले सिनेला पास और उत्तरकाशी के सरुताल बुग्याल को पर्यटन विभाग ने ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया। इसमें पूछा था बीपीएससी ने उत्तराखंड का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, 68वीं या 69वीं में पूछा था ना। ठीक है, तो इस तरह का भी बीपीएससी प्रश्न पूछने लगा है, समझ रहे, जो कि आई थिंक हमको लगता है उत्तराखंड का पीसीएस में पूछना चाहिए इस तरह का प्रश्न, अब बीपीएससी में पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला भी चीन के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, तो पर्यटन विभाग ने क्या चमोली भी लगाता है, चमोली भी लगाता है, बिल्कुल चमोली भी लगाता है, जहाँ पे जोशी मठ है आपका। पर्यटन विभाग के इस क्षेत्र में 2 सितंबर से 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियां संचालित करेगा। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिनेला दर्रा धारचूला तहसील के अंतर्गत ब्यास और दारमा घाटियों को जोड़ता है। ठीक है, सरुताल बुग्याल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, एक उच्च हिमालय घास का मैदान है। ठीक है, तो सरुताल बुग्याल क्या है? घास का मैदान है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? 2 होता है ना, एक बुग्याल और क्या होता है जो घास का मैदान होता है? बुग्याल और ये था बयाल और बुग्याल। हाँ, मर्ग बयाल होता है। मार्ग तो होता है कश्मीर में होता है। ठीक है, उत्तराखंड में थोड़ी ना मार्ग होता है, सोनमार्ग गुलमार्ग होता है कश्मीर में। हाँ, बुग्याल और प्यार है। हाँ, तो ये आपका होता है उत्तराखंड में होता है। ठीक है, तो उत्तरकाशी के पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से लगी 2 महत्वपूर्ण घाटियों को जोड़ने वाले सिनेला पास और उत्तरकाशी के सरुताल बुग्याल को पर्यटन विभाग ने ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सिनेला दर्रा कहाँ पे है? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। सिनेला दर्रा धारूचाला तहसील के अंतर्गत ब्यास और दारमा घाटियों को जोड़ता उत्तराखंड में है। ठीक है, कृषि निर्यात क्लस्टर पर होगा 18,000 करोड़ रुपए खर्च।
तो कृषि निर्यात क्लस्टर पे कितने खर्च किए जाएंगे? 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले 5 वर्षों में 100 बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। बहुत दिन के बाद कृषि मंत्री अच्छा मिला है। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए 6800 करोड़ रुपए के तिलहन मिशन की भी घोषणा की। कृषि क्लस्टर उद्योगों की भौगोलिक विशेषता है। इसमें संबंधित उद्योगों के घटक, मशीनरी, सेवा और विशेष बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। ठीक है। भारत के स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 165% की वृद्धि हुई है। ठीक है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार भारत ने स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 10 वर्षों में 165% की वृद्धि देखी गई। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में मात्र 76 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203 गीगावाट हो गया है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में फिर से चौथे स्थान पे ही है। ठीक है। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शेष 3 देश की बात करेंगे तो सबसे पहले चीन है, फिर आपका अमेरिका आता है, फिर आपका ब्राजील आता है। ठीक है। भारत कितने नंबर पे है? तो भारत चौथे नंबर पे है। 165% की वृद्धि देखी गई, जहां पे 2014 में 76% था, वही बढ़ के 2024 में कितना हो गया? 203%, 203 गीगावाट हो गया, नॉट परसेंट, गीगावाट। ठीक है। और 165% की वृद्धि देखी गई है। एयरबस के सहयोग से गति शक्ति विश्वविद्यालय की पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक है। एयरबस की बात करेंगे, फ्रांस की कंपनी है। ठीक है। एयरबस के सहयोग से गति शक्ति विश्वविद्यालय ने दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्था ने यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कार्यरत पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में अग्रणी एयरलाइनों के साथ साथ एयरबस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर में नेपाल से 4 और भूटान से 4 प्रतिभागी भी शामिल हुए थे। नेपाल से 4, भूटान से भी 4। तो एयरबस के सहयोग से गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ? तो नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्था में शुरू हुआ है। ठीक है। मतलब मेनली पायलट वगैरह को इसमें ट्रेन करेंगे और कुछ खास नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है, गैर संवैधानिक है सर। कब स्थापना हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की? 1992 में। तो मानवाधिकार आयोग 93 में हुआ था। 1992 में हुआ था। उसी के आसपास होगा। 93 में मानवाधिकार है सर, 92 में है। ठीक है। राष्ट्रीय ओबीसी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, सब संवैधानिक संस्था है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को साइबर सुरक्षा ज्ञान से सशक्त बनाना है, शिकायत पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान करना है, एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण भी बनाना है। ठीक है। यह केंद्र व्यापक साइबर सुरक्षा, शिक्षा, व्यावसायिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और साइबर अपराध पीड़ितों को मतलब क्या करेगा? तो सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। NCW 2018 को डिजिटल शक्ति अभियान के माध्यम से इन अपराधों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पिछले 5-7-8 वर्षों से रेखा शर्मा ही है। ठीक है। क्यों ना क्यों, मतलब हमको लगता है ना बदल ही नहीं रही है ये। सर बदले अभी चेंज हुई है, विजया का बंद हो गई है। चलो फाइनली चेंज हो गई। मतलब हमको लगता है ना ये बहुत साल से, हमको लगता है आप लोग जब से पढ़ रहे होंगे तब से ही रही होगी। नहीं, ममता शर्मा थी इससे पहले। तो ममता शर्मा आज नहीं थी, आज से 5-6 साल पहले ममता शर्मा रही होगी। विजया राहत का नाम है। हाँ, तो 17-18 में रही होगी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मैत्री अनुदान की घोषणा की है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया भारत सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए जाने वाले अनुदानों में टिकाऊ विनिर्माण, ऊर्जा संक्रमण, अनुसंधान और कलात्मक परियोजना शामिल है। ठीक है। ये सब नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा से मैत्री अनुदान की घोषणा की है भारत किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता होता है क्या? यस होता है। होता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, रशिया के साथ होता है, जापान के साथ होता है। ठीक है। यूएसए के साथ होता है। अब ब्राजील के साथ भी शुरू हुआ है। ठीक है। 2+2 वार्ता में क्या होता है? मतलब हेड ऑफ स्टेट के साथ। ठीक है। रक्षा मंत्री के साथ,
अगर बात करें फाइनेंस का हो रहा है तो वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। रक्षा मंत्री विदेश मंत्री दोनों का साथ होता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भारत 5 मैती अनुसंधान अनुदान की बात करें, कृषि व्यवसाय, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, ऊर्जा परिवर्तन और उन्नत विनिर्माण में अवसरों की खोज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भारत समुद्र केंद्र की बात करेंगे, यह केंद्र पैरामट्टा में अपना मुख्यालय स्थापित करने वाला। इस केंद्र के जरिए ऑस्ट्रेलियाई हितधारकों को भारत के विकास के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मात्र 2 करोड़ का, इतना बड़ा देश है ना, इतनी बड़ी देश से क्या ही बताओ। ठीक है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में आपको 3-3 हजार 4-4 हजार किलोमीटर आपको यात्रा तय करना पड़ता है। ठीक है। रेगिस्तान भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और देश बहुत छोटा सा है, सॉरी बहुत बड़ा सा है, जनसंख्या बहुत उसकी छोटी है। पहला जीआई टैग अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। ठीक है। तो पहला जीआई टैग अंजीर का जूस किस देश को भेज दिया हम लोगों ने? पोलैंड को भेज दिया है। ठीक है। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने अंजीर जूस का निर्यात पोलैंड को किया है। ठीक है। कंपनी वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विजिट इंडिया 2023 अभियान का लाभ उठा रही है। ठीक है। भारत के सबसे बेहतरीन अंजीरों में से एक माने जाने वाला पुरंदर के अंजीर एक जीआई कमोडिटी है जो अपने मीठे स्वाद, आकार और पोषण संबंधी लाभों के लिए जानी जाती है। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। 1775। ठीक है। दोनों सही है। ठीक है। अपने स्तर पे दोनों सही है। ठीक है। एक दो बार हुई थी पुरंदर की संधि। कब कब हुई थी? 1665 में अंग्रेज और मराठा के समय हुआ था, उसके बाद औरंगजेब के साथ हुआ था। देखिए पुरंदर की संधि की बात करेंगे तो एक हुआ था 1665 में हुआ था। ठीक है। ये किसके साथ हुआ था? तो मुगल सम्राट और जयसिंह के बाद में। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। तो मुगल सम्राट के थे जयसिंह था, सैफ अली खान थे एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कौन थे? शिवाजी महाराज से। ठीक है। और एक जो संधि जो हुई थी, कब हुई थी एक संधि? 1775 में। बिल्कुल। 1775 नहीं, 1776 होगा। ठीक है। इस समय कौन थे? इस समय कौन थे? ये अंग्रेज और ये बाजीराव द्वितीय इसको। बिल्कुल। ब्रिटिश के बीच में और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है। यह पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। सवाई राजा नहीं, सवाई नहीं, क्या नाम था उसका? जयसिंह नाम था ना उसका। ठीक है। मुगल सम्राट का सेनापति जयसिंह थे, छत्रपति शिवाजी के बीच में। तो 1665 में और 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है। चलो इस पे एक मूवी भी बनाया ना, क्या नाम था मूवी का नाम जिसमें जयसिंह का रोल सैफ अली खान किया है? भूल गया मैं, क्या नाम था फिल्म का नाम? तानाजी। तानाजी। हाँ बिल्कुल, तानाजी बिल्कुल। उसमें मराठा वॉरियर के ऊपर। अरे तो मैं जयसिंह का रोल बोल रहा हूँ। अजय देवगन तो तानाजी का रोल किया है ना, जयसिंह का रोल वो सैफ अली खान किया हुआ है उसमें। एक भारत एक टिकट। भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए सहयोग समझौता किया। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे और नमो भारत ट्रेनों में यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS टिकट के लिए एक अद्वितीय QR कोड तैयार किया जाएगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची पर सुविधाजनक रूप से मुद्रित किया जाएगा। यह कोड यात्रा तिथि के विकल्प के आसपास 4 दिनों के लिए वैध होगा। ठीक है। तो ध्यान रखें, एक भारत एक टिकट की पहल की भी शुरुआत हो गई। ठीक है। तो एक भारत एक टिकट चल रहा है, वन भारत वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रहा है। ठीक है। एक भारत एक राशन कार्ड की बात चल रहा है, और एक भारत और एक वो भी चल गया, खाद भी चल गया ना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर भारत है ना। हाँ, उसका नाम ही है भारत। ठीक है। चलिए, यूनाइट करने के लिए सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं FOG इंडिया डे परेड और मेला 2024। ठीक है। 32वें ग्लोबल इंडिया परेड महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में किया गया। ठीक है। इसका आयोजन ग्लोब फेडरेशन ऑफ उत्तरी कैलिफोर्निया और इंडो अमेरिकन फेडरेशन के द्वारा किया गया। आदर्श हुआ क्या? अमेरिकी स्वप्न को साकार करना है, साथ ही मूल देश की मजबूत जड़ों और संस्कृति का भी क्या करना है? सम्मान करना है। ठीक है। तो क्या है? FOG इंडिया डे परेड का मेला का आयोजन कहाँ पे? कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में किया गया। ठीक है। 78वां गणतंत्र दिवस। ठीक है। ये हमारे मोदी जी रहे। ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर सबसे अधिक बार 17 बार तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया। ठीक है।
मोदी जी 16 बार तो फहरा ही लेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी 16 बार। तो 16 बार इंदिरा जी, 17 बार नेहरू जी और 11 बार मोदी जी भी पहुंच चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर अपने संबोधन में 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा। उन्होंने शिक्षा, रक्षा और वैश्विक नेतृत्व पर जोर देते हुए 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाने की बात की, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, विकसित भारत एट द रेट 2047, ठीक है। आसियान भारत फेलोशिप की भी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार ने दिल्ली में कृषि एवं संबंध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आसियान भारत फेलोशिप का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ कृषि संबंधों को बढ़ाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार 2024-25 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों में आसियान देशों के 50 छात्रों को फेलोशिप प्रदान किया जाएगा। इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यालय भी शामिल होंगे। यह फेलोशिप आसियान भारत के कोष द्वारा प्रदान की जाती है। आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश सदस्य है? आसियान में 10 देश है, ठीक है। भारत इसमें नहीं आता है। इसमें ब्रुनई है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड और वियतनाम है, ठीक है। तो भारत की बात करेंगे तो फेलोशिप कार्यक्रम शुरू कर रहा है किस देश को छात्रों को फेलोशिप देने के लिए? तो आसियान को, ठीक है। भारतमाला परियोजना का पहला चरण 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क परिवहन से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भारतमाला परियोजना की बात करें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतमाला परियोजना चरण 1 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारतमाला का पहला चरण परियोजना 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 550 से अधिक जिलों के कुल 34,800 किलोमीटर राजमार्गों को कवर करती है। यह परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक अम्ब्रेला परियोजना है। ध्यान में रखना है, भारतमाला परियोजना, ठीक है, ध्यान रखना है 2015 में, ठीक है। सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो, ठीक है। दिल्ली सरकार बसंत विहार में देश का सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो बनाने जा रही है, ठीक है। कहाँ पे? बसंत विहार, नई दिल्ली में, ठीक है। ये 5 एकड़ में फैला होगा और इसका निर्मित क्षेत्रफल की बात करेंगे 7.6 लाख वर्ग फीट होगा। डिपो एक साथ कुल 434 बसें, 230 कारें और 202 पहिया वाहन पार्क किए जाएंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा मतलब मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बनने जा रही है, ठीक है। तो चलिए समाप्त हो गया। हम लोग कल 30 के बाद 31 से हम लोग कल के क्लास में करेंगे। अभी 2-4 क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले रहा हूँ, बताना आप लोग को, ठीक है। राज्य संग्रहालय सम्मेलन की बात करें, नई दिल्ली में कहाँ पे आयोजित किया गया है? भारत मंडपम। भारत मंडपम, ठीक है। स्कूली छात्रों के लिए कितने बैगलेस डे बनाने की घोषणा की गई है? 10। 10 बैगलेस डे। कितने से कितने क्लास तक के बच्चे इसमें लाभ ले पाएंगे, बिना बैग के स्कूल जा पाएंगे? श्रीनगर को शिल्प शहर प्रमाण पत्र मिल गया था। टोटल भारत में कितने शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शहर है? सबसे पहला कौन है? जयपुर और मामलापुरम को दोनों के एक ही साथ मिला था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बनेगा एशिया का सबसे लंबा रोपवे। तो ये रोपवे की बात करें, हिमाचल प्रदेश के किस हिस्सा को जोड़ने का काम करेगा? तारादेवी और शिमला की लंबाई कितनी होगी रोपवे की? 13.79 किलोमीटर। बिल्कुल 13.79 किलोमीटर की बात करेंगे देवी और सजनों, इसकी लंबाई होगी, इसको ध्यान में रखना है। पहली एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर स्थापित की गई है? गाजियाबाद, यूपी। गाजियाबाद। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? ठीक है, नाम क्या है? एक का नाम ई साक्ष्य है, दूसरा का नाम क्या है? तो न्याय श्रुति है, तीसरा का नाम क्या है? ई समन है, ठीक है। बात करेंगे भारत में 2040 तक कामकाजी आयु वर्ग की आबादी बढ़कर कितने % के आसपास हो जाएगी? वर्किंग पॉपुलेशन 64.9। हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण इस बार सेलिब्रेट किया गया? तीसरा। भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा किस देश के लिए बनाया गया है, तो ठीक है, भारत और बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ है? FRA है। FRA किसके साथ है? FRA क्या? FMR है, सॉरी, FMR। म्यांमार। कितने किलोमीटर म्यांमार में जा सकते हो बिना पासपोर्ट के, और कितना किलोमीटर उधर जा सकते हो बिना वीजा का? ठीक है, 16 किलोमीटर जा सकते हो विदाउट वीजा का। 16 किलोमीटर भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकता है, और कोई भारतीय म्यांमारी सीमा में भी 16 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है।
हाँ, फ्री मूवमेंट रिजीम होता है, इस पे भी बोला भाई साहब बंद करो, ये बड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सरकार जो अभी है तक सस्पेंड कर बदल दिया गई है। है, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। बात करेंगे तो भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? वो सारे ही राज्यों का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और साथ में वेस्ट पश्चिम बंगाल, ठीक है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के लिए सबसे कम किसकी लगती है? असम। त्रिपुरा का मिजोरम का तो सबसे कम जो है असम का लगता है, सबसे कम असम का, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों से मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को हटा के कहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है? पहले पन्ने का कवर। पहला पन्ना जो था ना, जहाँ पे क्या होता था, पहले उसके प्रस्तावना पीछे। नहीं होता था, प्रस्तावना नहीं होता था, वहां पे उनको शिफ्ट कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कब लॉन्च किया गया था? पहला 2015। 2015। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है, ध्यान रखिएगा, जो कि अच्छा होगा इन्वायरमेंट के लिए। बताना है आपको, मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए, ठीक है। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2024 को, ठीक है। 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में जारी की। तो धान के कितने उन्नत किस्म है? धान के 9 है। बागवानी फसलों के कितने हैं? 40 है। बागवानी फसलों के 40 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप हमें ये बताओ, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल, ठीक है, नाम क्या है? आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। बिल्कुल, आगे मैत्री क्यूब, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे आगे। हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं की मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा। कितने हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा की है, किस किस देश की यात्रा की है? फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिजी है और साथ में न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे। न्यूजीलैंड है, तिमोर लेस्टे है, ठीक है, ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, तो आप हम ये बताइए, ठीक है। शिमला दर्रा और सिरुताल बुग्याल ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किए गए, दोनों किस राज्य में है? उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में है, ठीक है। बिल्कुल। कृषि निर्यात क्लस्टर पे कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 18,000 करोड़। 18,000 करोड़, ठीक है। भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि हुई है? 165%। 165 करोड़ की वृद्धि हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। 2024 में 2003 मेगावाट हो गए, 2014 में जो कि मात्र 76 थी, ठीक है। एयरबस के सहयोग से गठित शिक्षित विश्वविद्यालय का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे चलाया जा रहा है? न्यू दिल्ली। इन 2 देशों के छात्रों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो क्या बताएंगे? नेपाल, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया गया, ठीक है, कहाँ पे? तो दिल्ली में। अब आइए आगे बताइए आप हमें, ठीक है। बताना है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मैत्री अनुदान की घोषणा की है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में अगर बात करेंगे तो पहला जीआई टैग अंजीर का जूस किस देश को भेज दिया गया है? पोलैंड। बिल्कुल। एक भारत एक टिकट पहल की बात करेंगे, भारतीय रेलवे के साथ साथ किसको कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है? आरआरटीएस को, ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल। एफओजी इंडिया डे परेड और मेला कहाँ पे आयोजन किया गया है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पे मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखा? तो 2047 तक भारत को क्या बना देंगे? विकसित बना देंगे, ठीक है। मोदी जी की बात करेंगे, कितने बार इन्होंने झंडा फहरा दिया लाल किले पे? लाल किला के प्राचीर से, ठीक है। आसियान भारत फेलोशिप शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आसियान में सदस्य देश कितने हैं? 10 है, ठीक है, बहुत सुंदर। भारतमाला परियोजना का पहला चरण 27-28 तक पूरा हो जाएगा। भारतमाला परियोजना का संबंध किसके विकास से है? रोडवेज, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015। सबसे बड़ा मल्टी लेवल इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ पर स्थापित की जाएगी? दिल्ली दिल्ली में, ठीक है। चलिए, हो गया, खत्म करेंगे इसको कल।